परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना। आप सभी जानते हैं कि मैं जो विषय लेकर आपके सामने आता हूँ वो है भारतीय कालगणना। और भारतीय कालगणना को प्रसारित, प्रचारित और प्रस्थापित करना, ये मेरा एकमेव प्राथमिक लक्ष्य है। मेरे पहले जो वीडियोस बने उन सब में मैंने एक इंट्रोडक्शन वगैरह के लिए बहुत सारा वक्त दिया है। हो सकता है कि वो वीडियोस आपको थोड़े स्लो लगे हो, लेकिन उसमें मेरा लैंग्वेज बैरियर का भी प्रॉब्लम है कि मराठी बोलने की आदत है और हिंदी में मैं वीडियोस कर रहा हूँ। लेकिन डे बाय डे मैं खुद को भी इम्प्रूव करता जाऊंगा और टेक्निकली भी इम्प्रूव होता जाऊंगा। तो उम्मीद है कि मेरे प्रयास आपको अच्छे लगते होंगे और भारतीय कालगणना को प्रस्थापित करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इस सीरीज में ये बैकग्राउंड वगैरह तो पहले 5-10 वीडियोस में हुआ है। इंडिया कैलेंडर सिस्टम के बारे में, हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर, रोमन कैलेंडर, बाकी सभी कैलेंडर्स के बारे में, भारतीय कैलेंडर के बारे में, ये सब पहले हो चुका। अब एक्चुअल पंचांग किस तरह से बनाया जाता है, मेरा पिछला जो वीडियो था वो पंचांग का स्वरूप वर्णन करने वाला था, यानी कि आउटलाइन फ्रेमवर्क कि क्या क्या होता है पंचांग में, कैलेंडर कितना सीमित है और पंचांग ये कंसेप्ट कितना व्यापक है। तो उसकी व्याप्ति बताने में पिछला वीडियो किया था। अब इसके आगे हम धीरे धीरे एक एक पंचांग में आने वाली एक एक संज्ञा को, एक एक इकाई को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इसके आगे मैं एक थोड़ा ख्याल ऐसे भी रखूंगा कि वीडियोस थोड़े छोटे बनाऊंगा मैं, क्योंकि एक तो मेरा नरेशन थोड़ा स्लो है लैंग्वेज बैरियर की वजह से, और एक एक घंटा आजकल के इसमें इतना टाइम को हर कोई नहीं दे दे पाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा आज से तो 20-25 मिनट में हो जाए, और आगे चल के 15 मिनट में भी हो सके तो करूंगा। तो चलो ठीक है, इस इंट्रोडक्शन में ज्यादा वक्त न गवा के सबसे पहले आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। व्यूअरशिप भी बढ़नी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, और हमारा उद्देश्य जल्दी सफल होना चाहिए। इसलिए तो पंचांग की पंचांग को देखते वक्त आज हम पहली सबसे महत्वपूर्ण इकाई की तरफ देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यूनिट जो है कालगणना का वो है दिन, दिवस। इसको देखेंगे। क्यों महत्वपूर्ण है दिवस? क्योंकि हमारे सारे बोध, सारे क्रियाकलाप, हमारी सारी कृतियां दिन और रात इसके हिसाब से ही चलती है। हमारे सारे के सारे सेंसेस इस हिसाब से चलते हैं। हमारा परसेप्शन भी उस हिसाब से चलता है। ग्रह गणित शास्त्रीय भाषा में बोला जाए उसे, तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त इस हिसाब से देखे जाते हैं। ये अ, दिनों के बारे में आपको जानकारी देने से पहले एक थोड़ी व्याख्या क्लियर होना जरूरी है। जब हम भारतीय कालगणना को देखते हैं, और यानी भारतीय क्या कहे इसे, खगोल शास्त्र, खगोल विज्ञान को देखते हैं, तो एक व्याख्या क्लियर होना जरूरी है। आधुनिक काल में हम जो विज्ञान युग में जी रहे हैं, आधुनिक भौतिक विज्ञान ने जो ग्रह और तारका इनकी डेफिनेशन की है, और भारतीय ज्योतिष शास्त्र ने, भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने जो डेफिनेशन की है, उनमें थोड़ा सा फर्क है। इसे भी समझना पड़ेगा हमें। तो वो फर्क क्या है? हमें जो डेफिनेशन मालूम है उस हिसाब हिसाब से जो स्वयं प्रकाशित है, ऊर्जावान है, ऊर्जा का स्रोत है, ऐसे खगोलीय किसी वस्तु को तारका माना जाता है वैज्ञानिक दृष्टि।
और जो सू उस तारका के इर्द-गिर्द अ, चक्कर लगाता है, उसे ग्रह कहा जाता है। और इस ग्रह के बाजू में जो घूमता है, उसे उपग्रह कहा जाता है। ये वैज्ञानिक डेफिनेशन हुई। लेकिन भारतीय खगोल शास्त्र को जानते वक़्त अब इसमें 2 फ़र्क आते हैं कि मॉडर्न साइंस में भी इसको हेलियोसेंट्रिक व्यू और जियोसेंट्रिक व्यू ऐसे कहा जाता है। जियोसेंट्रिक यानी कि पृथ्वी को केंद्र मान के रखा गया विज़न, और हेलियोसेंट्रिक यानी जैसे एक्चुअल पोज़ीशन है, सूर्य ये केंद्र है पूरी सूर्यमाला का, उस हिसाब से रखा गया गया विज़न, इसे हेलियोसेंट्रिक कहा जाता है। भारतीय इसमें खगोल विज्ञान में, ज्योतिष में ये जियोसेंट्रिक व्यू को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, और ये सिर्फ व्यू का फ़र्क नहीं है, इसे समझिए। इसमें पृथ्वी सापेक्षता से आकाश में, आकाशमंडल में, मंडल ये शब्द ज़रूरी है, क्योंकि ये शब्द जब प्रयोग करते हैं हम, तभी ये क्लियर होता है कि ये सब चक्राकार रचना है, गोल रचना है। ये अति प्राचीन काल से जानते ही हैं। इतनी छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में ये प्रूव करना पड़े कि अरे यार, क्योंकि बाकी की सभ्यताएँ तो 15वीं शताब्दी तक पृथ्वी को प्लेन, सपाट मानती थी। सारी की सारी सभ्यताएँ। उनको ये क्लियर नहीं था कि पृथ्वी का आकार क्या है। तो ये बताने की कोशिश की जाती है कि भारतीयों को भी मालूम नहीं रहेगा। इसलिए ये नक्षत्र मंडल, सौर मंडल, ये मंडल शब्द का प्रयोग भी ज़रूरी है। तो सिर्फ हेलियोसेंट्रिक व्यू और जियोसेंट्रिक व्यू, इतने व्यू के लिए सिर्फ ये नहीं है, पृथ्वी सापेक्षता से आकाशमंडल में जो तारकाएँ फिक्स्ड पोज़ीशन पर रहती हैं, जो खगोलीय वस्तुएँ फिक्स्ड पोज़ीशन पर रहती है, आपस में भी उनमें जगह बदलती नहीं है। ऐसे अ, यूनिट्स को तारका कहा गया। और जो पृथ्वी सापेक्ष में आकाशमंडल में अपना स्थान बदलते रहते हैं, उनको ग्रह कहा गया। इसीलिए भारतीय खगोल शास्त्र यानी ज्योतिष शास्त्र में चंद्र और सूर्य, इनको भी ग्रह कहा जाता है। तो अगर आपको कोई ऐसे अ, ये तो मेरे बचपन में ऐसे होता था कि मेरे साथ, बचपन यानी कॉलेज डेज में, कि मेरे साथ पढ़ने वाले, मैं तो ज्योतिष शास्त्र का कुछ अध्ययन करने की कोशिश कर रहा था। तो जो कुछ ज़रा ज़्यादा ही उत्साही विज्ञानवादी लोग होते हैं, तो वो कुछ क्रॉस करते हैं कि क्या बात करते हो यार, ज्योतिष में तो इतना भी नहीं पता है कि सूर्य एक तारका है, उसको भी ग्रह बोलते हो आप। तो अगर ऐसे इतनी छोटी-छोटी चीज़ों पर भी अगर कोई आपके सामने क्रॉस करता है, तो उसे आप ये डेफिनेशन बता दें कि जो अभी बताई। ये ऐसी छोटी-छोटी डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होते जाएँगे, तो आगे ज़्यादा अच्छी तरह हम समझ पाएँगे इसको। तो चलो आज जो देखना है हमें कि दिन, इस इकाई को भारतीय पंचांग गणित में कैसे देखा जाता है। सबसे पहले दिन, ये दिन या दिवस, ये शब्द जब हम उच्चारते हैं तो स्वाभाविकता सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त, यानी एक सूर्योदय से सूर्य अस्त होने के बाद फिर जब सूर्य दूसरी बार उदय होता है,
इतने समय को, इतने कालखंड को एक दिवस कहा जाता है या एक अहोरात्र कहा जाता है। तो ये प्रमाणभूत इकाई है दिन की, क्योंकि ये प्रत्यक्ष अनुभव में है हमारे सूर्य उदय होना। इस कालखंड को जो दिवस कहते हैं हम, या अहोरात्र कहते हैं, या दिन कहते हैं, इसे पंचांगीय भाषा में सावन दिन कहते हैं। हम्म? ये प्रमाणभूत है हमारा कि इससे बाकी सब कालखंड कंपेयर होंगे। कैसे कंपेयर होते हैं वो देखते हैं। दूसरा दिन जो आता है वो सौर दिन आता है। अब सावन दिन और सौर दिन, इसमें क्या फर्क है कि ये जो मंडल होता है, हाँ, यहाँ पर एक बात क्लियर करूं मैं, ये जो मैं ग्रहों का चलन बताने जा रहा हूँ, इसमें अगर मैं कोई एनिमेशन अगर बना पाता इस पे तो ज्यादा अच्छी तरह समझा पाता, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिए कि मैं, हाँ, ये अ, ये पृथ्वी है। पृथ्वी सापेक्षता से सूर्य हमें किसी पोजीशन पर दिख रहा है, तो पृथ्वी तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए हमें सारा सारा नक्षत्र मंडल, सारे ग्रह तारकाएं पूरब की ओर से पश्चिम की तरफ मूव करते हुए दिखते हैं। ये तो सभी को पता है। लेकिन ये जो चल तारकाएं हैं, जिनको ग्रह कहा गया है, इनकी खुद की गति जो है, यानी अ, बाकी के ग्रह भी पकड़ लो आपके, मंगल, बृहस्पति, शनि वगैरह, ये ग्रह अब पृथ्वी खुद के खुद की जो परिक्रमा, अब इसको हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, रोटेट करती है, तो खुद रोटेट करते वक्त उसका सूरज के सभोमंडल सभोताल में परिभ्रमण भी होता है। परिवलन और परिभ्रमण, यस, अब याद आया सर, कि परिवलन के साथ परिभ्रमण भी होता है सूरज के इर्द गिर्द। वो इस डायरेक्शन में, यानी पूरब की ओर होता है। हमारी सापेक्षता से देखा जाए तो पूरब की ओर होता है। वैसे ही बाकी ग्रहों का चलन भी पूरब की ओर होता है, यानी हमें पृथ्वी पर से देखते वक्त सारे ग्रह नक्षत्र पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखेंगे, लेकिन इनका खुद का चलन जो है उस क्रांति प्रांत में, वो पूरब की ओर रहेगा। ऐसे चलन में सूर्य का क्रांति वृत्त पर जो चलन होता है, वो एक अंश पूरा होने में जितना समय लगता है, उसे एक सौर दिन कहा जाता है। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन है। पुराने जो हमारे इस ज्योतिष शास्त्र में जो स्टैंडर्ड, जो जैसे आज हम, जैसे समझो, एक एग्जांपल देता हूं मैं, डेंसिटी। डेंसिटी इस यूनिट को कैसे फिक्स किया गया कि अ, एक क्यूबिक सेंटीमीटर पानी की जो डेंसिटी होती है उसे एक माना गया, और उसके कंपैरिजन में बाकी सब डेंसिटीज को कंपेयर करके उस हिसाब से उसका यूनिट रखा जाता है। उसी तरह टेम्परेचर के बारे में भी जीरो, ये कोई पोजीशन फिक्स की गई और उसके कंपैरिजन में जितना ज्यादा है उतना यूनिट ज्यादा या माइनस टेम्परेचर दिखाया जाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर अलग होता है। वैसे ये जो है सौर दिन जो है, ये स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पर
और एक बात बताने लायक है कि मंडल के, सर्कल के 360 अंश, ये संकल्पना भी पूर्णतः भारतीय है। यानी जो हम कहते हैं ना कि भारत ने क्या दिया इस जगत को, तो बहुत सारी चीजें दी गई है, लेकिन जनरली जो मालूम होता है कि अलग अलग दिया। ये मैथमेटिक्स साइंस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या बताया जाता है कि जीरो, ये कंसेप्ट दिया। सिर्फ इतना ही नहीं भाई, ये जो सर्कल की 360 डिग्रीज होती है, ये भी पूर्णतः भारतीय कंसेप्ट है। बहुत सारा आगे आगे, आगे आएंगे, वो बताते जाऊंगा। तो 360 में से एक डिग्री, एक अंश पूरा करने में जितना समय लगता है सूर्य को, उसे कहा जाता है एक सौर दिन। अब इसे सावन दिन से कंपेयर करना है, तो सौर वर्ष कब पूरा होता है? सूर्य उसके क्रांति वृत्त में एक एक अंश करके 360 अंश जब पूरा करता है, उसे कहा जाता है सौर वर्ष। अब क्या होता है कि इतने समय में हमें सावन दिन 365 अनुभव में आते हैं। 365 बार सूर्योदय, यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। तो सामान्य आदमी जिस तरह से समझ पाएगा, उसके परसेप्शन के हिसाब से, उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सूर्य उदय और सूर्य अस्त और अगला सूर्योदय, इस हिसाब से सावन दिन की परिप्रेक्ष्य में उसे रखा जाए तो वो 365.2524 डेज होते हैं। इसलिए ये जो डिफरेंस आता है ना कि स्टैंडर्ड क्या है कि सूर्य को एक अंश पूर्ण करने में जितना समय लगता है, वो है एक सौर दिवस, एक सौर दिन। अब सामान्य मध्यम गति अगर देखी जाए सूर्य की, तो वो होती है 59 कलाएं होती है। कला क्या है? जैसे 360 डिग्री, इसे अंश कहा गया। 360 अंश का एक पूरा सर्कल होता है, तो इसका जो एक अंश है, ठीक, इस एक अंश का 60वां भाग, इसे कला कहा जाता है। और इस एक कला का 60वां भाग, उसे विकला कहा जाता है। इसके आगे की भी यूनिट्स है, लेकिन ये समझने की जरूरत है, इसके आगे के बहुत एकदम सूक्ष्म गणित में जाता है वो। लेकिन अंश, कला, विकला, इतना इतने नाम तो हमें मालूम होने चाहिए। तो ये सूर्य को एक अंश पूरा करने में जितना समय लगता है, उसे एक सौर दिन कहा जाएगा। उतने काल में सावन दिन कितने पूरे होते हैं? या या फिर ऐसा कह लो कि एक सावन दिन में 59 कलाएं, इतनी ही सूर्य की गति होती है मध्यम मान से। कभी 58 भी होती है, 57 पॉइंट समथिंग भी होती है, कभी 61 भी होती है। सूर्य और पृथ्वी के अंतर पर निर्भर करता है वो भी आगे चल के वो बातें भी आएंगी। समर सोल्स्टिस पे होता है सूर्य, तो उसकी गति क्या होती है। विंटर सोल्स्टिस पे आता है तो उसकी गति क्या होती है। वसंत संपात पे गति क्या होती है, वो आगे के एपिसोड में है। तो ये हुआ सावन दिन और सौर दिन में फर्क। यानी 360 सौर दिनों का एक पूरा वर्ष होता है। उस समय में 365.2524
इतने 52 दिन पूरे होते हैं। इसके बाद चांद्र दिन होता है। चांद्र दिन किसे कहते हैं? तिथि को कहते हैं। जिसे हम तिथि कहते हैं ना, वो चांद्र दिन होता है। तो चांद्र दिन किसे कहा जाता है? पृथ्वी सापेक्षता से सूर्य और चंद्र जब एक पोजीशन पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, उस बिंदु को अमावस्या कहा जाता है। और इसमें थोड़े मतांतर है, लेकिन मतांतर अभी मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, क्योंकि उससे कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन इतना तो पक्का है कि इसके माइनर कैलकुलेशन में मतांतर है, लेकिन ये सामान्यतः समझने के लिए ठीक है कि सूर्य और चंद्र बिल्कुल एक पोजीशन पे होते हैं, उसे अमावस्या कहा जाता है। और ये जो क्रांति वृत्त पर सूर्य का चलन होता है और उसी क्रांति प्रदेश में चंद्र का चलन होता है पूरब की ओर, तो चंद्र जलद गति से आगे जाता है। तो चंद्र इस क्रांति वृत्त पर 12 अंश आगे जाने में जितना समय लगाता है, उस समय को एक तिथि कहा जाता है। और इसका सामान्यतः मध्यम मान ये है कि हम्म, चंद्र एक दिन में, एक सावन दिन में 731 कलाएं आगे जाता है। यानी अप्रोक्सीमेटली मध्यम मान से मैं बता रहा हूं, इसमें ऋतु और ग्रह पोजीशन के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क आता है और उसे कॉम्पेंसेट करके वर्ष को पूरा किया जाता है। तो अंश के हिसाब से एक सावन दिन में चंद्र 12 अंश 11 कला और 26 या 27 विकलाएं, इतना चंद्र का चलन होता है। यानी अब तिथि का गणित क्या बताया कि 12 अंश पूर्ण होने पर एक तिथि पूर्ण होती है। उसके आगे 12 से लेके 24 अंश तक जब पूर्ण होगी, तब दूसरी तिथि पूर्ण होगी, यानी द्वितीया पूर्ण होगी। ऐसे करते करते 15वीं तिथि जब पूर्ण हो जाएगी, तब सूर्य और चंद्र बिल्कुल अपोजिशन में रहेंगे पृथ्वी सापेक्षता से। उसको पौर्णिमा कहा जाता है। फिर उसके बाद 180 के बाद आगे के फिर से 360 डिग्री तक, 360 अंश तक, और फिर से दूसरी अमावस्या होती है। यहाँ पर एक चांद्र मास पूरा होता है। अब 12 अंश पूरा करने एक दिन में 12 अंश 11 कला 27 विकला चंद्र का चलन होता है। यानी एक तिथि पूर्ण होकर 11 कला और 27 विकला ज्यादा चलन हो गया। इस हिसाब से सावन दिन के हिसाब से देखा जाए तो चांद्रमास आता है 29.32 समथिंग है। 29 दिन पकड़ लो आप, राउंड फिगर्स पकड़ेंगे हम, ज्यादा जल्दी समझे इसलिए, क्योंकि आंकड़े जितने कॉम्प्लिकेटेड बताए जाए उतना ज्यादा कंफ्यूज होता है। हाँ, जब गणित ही करने बैठना है हमें, तो उसके आगे वाले डेसिमल पॉइंट्स के आंकड़े भी लेने चाहिए। तो सामान्यतः चांद्र मास पूरा होता है 29 सावन दिनों में। हम्म, और इसके आगे आता है नक्षत्र दिन। और इस चांद्रमास के हिसाब से, तिथि के हिसाब से हमारे सारे धर्माचरण की बातें हैं। अब इस हर एक दिन का प्रयोग भी अलग अलग आयामों में है, अलग अलग विषयों में है। इसके बाद आता है
नाक्षत्र दिन, यानी चंद्र को एक नक्षत्र विभाग, इस पूरे पूरे नक्षत्र मंडल में एक नक्षत्र विभाग को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं नाक्षत्र दिन। और ये हमारे नक्षत्र तो 27 है, आप सभी को मालूम है, 27 नक्षत्र है। उसमें अभिजित ये 28वां माना जाता है। उसके बारे में, ये अभिजित नक्षत्र क्या है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और बाद में कभी बनाऊंगा, इस श्रृंखला में नहीं बनाऊंगा। लेकिन 27 नक्षत्र होते हैं, तो चंद्र को एक नक्षत्र, चंद्र का चलन पूर्ण एक नक्षत्र होने में जितना समय लगता है उसे कहा जाएगा नाक्षत्र दिन, यानी नाक्षत्र मास होगा 27 दिन का। इस तरह ये 4 प्रमुख दिनों का वर्णन पंचांग में आता है। इसमें से सावन दिन ये प्रमाण है, इसलिए सामान्य जनजीवन के लिए, सामान्य व्यवहार के लिए, क्योंकि सभी सभी प्राणियों का, केवल मनुष्य का ऐसे नहीं, सभी प्राणियों का जो जीवन चक्र है, स्वाभाविक नैसर्गिक सारे क्रियाकलाप जो है, स्वाभाविक नैसर्गिक सेंसेस जो है, वो सूर्योदय या सूर्यास्त से, उसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कि रात में ही नींद आती है नैसर्गिक रीत्या। अब हमारी लाइफस्टाइल बदल चुकी है, पिछले दो 300 सालों में ये औद्योगिकीकरण वगैरह वगैरह पूरा चेंज हो गया है, तो दिन रात हम कभी भी जागते ही रहते। लेकिन नैसर्गिक रचना मानव देह की ऐसी है कि दिन पूरे क्रियाकलापों के लिए होता है और रात विश्राम के लिए होती है। वैसे निशाचर प्राणियों का गणित अलग होता है, जैसे जिसे क्या हिंदी में क्या कहते हैं, मराठी में वटवाघुड़ कहते हैं, चमगादड़ कहते हैं शायद, चमगादड़ हो या उल्लू हो, ऐसे बहुत सारे प्राणी पक्षी हैं जो रात में वो उनके क्रियाकलापों का समय होता है और दिन में विश्राम का समय होता है, नींद का समय। तो सारे प्राणियों के, सृष्टि के सारे सजीवों के सारे सेंसेस सावन मान से चलते हैं और वो ही सावन मान का गणित ही समझ में आता है। जैसे अभी मैंने शुरू में बताते वक्त कहा कि अगर ऐसा कहा जाए कि सूर्य को एक अंश चलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे सौर दिन कहा जाता है। लेकिन जो फर्क पड़ता है हमें 360 दिनों में 5 दिन का फर्क तो आता है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम जब बोलते हैं कि 365 दिन पूरे हुए, तो यानी उसका मतलब ये नहीं होता कि 360 सौर दिन हुए हैं। 360 सौर दिन ही हुए हैं, लेकिन 365 सूर्योदय हमने अनुभव किए हैं, इसलिए 365 सावन दिन पकड़ते हैं। तो ये दिन क्या है, दिन की गणना क्या है, 4 प्रकार के दिन कौन से हैं और उसका सावन दिन से क्या संबंध है, इसके लिए ये आज का वीडियो है। आगे हम मास गणना और वर्ष गणना देखेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहाँ खत्म करता हूँ। छोटा वीडियो बनाने का मैंने प्रॉमिस किया है, उम्मीद है कि छोटा बना होगा। तो ठीक है, आज का वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। मेरे ये प्रयास आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमें जल्द से जल्द भारतीय कालगणना को प्रस्थापित करना है और सिर्फ केवल ये अस्मिता की बात नहीं, केवल अस्मिता की बात नहीं, वैज्ञानिक समझ की भी बात है। उसके साथ
जो हम सांस्कृतिक पुनरुत्थान चाहते हैं, तो उसके लिए तो भारतीय कालगणना को ही समझना होगा, क्योंकि जब तक ये भारतीय कालगणना हम नहीं समझेंगे, जिसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं, उसके किसी भी आविष्कार को हम पूर्णतः से नहीं समझ पाएँगे। इसलिए भारतीय कालगणना को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ मेरे वीडियोस देख के ऐसे नहीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं डेडिकेटेडली इस विषय पर काम कर रहा हूँ और इसी आधार पर मैं बताया आपको, मैं कालायन नाम से डिजिटल क्लॉक बना रहा हूँ। वो दोनों तरह से आएगा, मोबाइल ऐप की तरह भी लाऊँगा मैं उसको और वॉल क्लॉक की तरह भी लाऊँ। तो वो आपके सामने रखने से पहले ये कुछ चीज़ें आपके सामने रखना मैं ज़रूरी मानता हूँ और जिससे कि समझ पाएँगे हम। तो ठीक है, आज का वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।